हेलो एवरीवन, दिस इज विजय कुमार ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है 24-25 का और बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग को देने हैं, तो स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए कुछ स्पेशल प्लान बनाने पड़ते हैं। तो इसी के लिए मैं लेके आया हूं आपके पास टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स। एनालिसिस में क्या करने वाले हैं सर, हम लोग तो टॉपिक को तो बाइफरकेट कर लिया। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरेल की पूरी जो इमेज थी उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की तरफ, जिसमें कि हम लोगों को डिस्कस करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम लोग उसको बहुत ही ब्रीफली एनालाइज करने वाले हैं, एक एक वर्ड को समझने वाले हैं, ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जाए तो हमसे तो बन जाए, बाकियों का तो हमें नहीं पता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पे आज टॉपिक नंबर 2, जो कि है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था सर? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? तो लुइस 16 के टाइम पे हुआ था। यह बात हम लोग को याद रखनी है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसी के बाद तो पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं नेशन स्टेट्स बनने के लिए होड़ लग गई। हम लोगों ने देखा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे वो जो होमेज देते हुए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं खुद इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहां पे बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। आगे बात करते हैं। इट नॉट ओनली गिव अ ह्यूज सेटबैक टू द मोनोक्रेसी, मतलब कहीं ना कहीं मोनोक्रेसी को उखाड़ के फेंकने के लिए कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, बट ऑल्सो गिव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। अब जब मोनोक्रेसी हट जाएगी तो फिर क्या समझ में आएगा? तो ये कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि मोनोक्रेसी हटाओ, नेशनलिज्म आ जाओ। तो नेशनलिज्म आएगा मतलब कि हमारी कंट्री के लिए लॉयल्टी और कंट्री के लिए डिवोशन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा। हमारे देश से हमारा प्यार जो है वो हमें यूनाइट करना सिखाएगा, हमें लड़ना सिखाएगा। और यहां पे जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, ये यहां पे जो मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके चलते थे, उसको यहां से हटाया जाए। तो एक इवेंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात कही गई वो ये कही गई कि यहां पे मोनोक्रेसी को हटाया गया और नेशनलिज्म को वेलकम किया गया। अब लोगों के दिमाग में अपनी कंट्री और अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच आना शुरू हो जाती है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन। अब यहां पे जो पावर थी किसके हाथ में थी सर? तो ये पूरी पावर जो थी वो मोनार्क के हाथ में थी। उसके हाथ से पावर निकल के किसके हाथ में आ जाती है सर? फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ जाती है। तो हमें पता है ये पावर जब सिटीजन्स के हाथ में आती है तो ऐसे सिटीजन्स की जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड बाय द पीपल जो लीडर हो जाएंगे वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब भाई इनको चलाने के लिए, इनको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है टू रन द कंट्री वेरी स्मूथली इन मैनर। ठीक है, तो कंट्री को बहुत आराम से चलाने के लिए हमें चाहिए यहां पे बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लोगों के साथ डिस्कस करके ही बनाया जाए। Came into existence and citizens were awarded with the rights of liberty and equality। अब यहां पे जो citizens है उनको किस चीज से अवॉर्डेड किया गया? भाई जिसकी जरूरत थी, तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब हम लोग यहां बात कर चुके हैं भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए किसका? भाई लिबर्टी का और इक्वालिटी का। तो दो पिलर समझ में आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी अमंग ऑल द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन लोगों ने अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रैक्टिसेस और अलग अलग तरीके के यहाँ पे मेजर्स, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स बनाए जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो पाए। वो क्या था? जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट करता है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। मतलब फ्रांस के जो सिटीजन्स अलग अलग मान रहे हैं अपने आप को, वो अलग अलग नहीं है, वो अब एक हो चुके हैं, वो यूनाइट हो चुके हैं यहाँ पे। अमंग द फ्रेंच पीपल दीज वर, क्या क्या चीजें थी जो उसको यूनाइट करती थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन लोगों को यूनाइट करने वाली क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। तो सबसे पहली बात यहां पे द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए, द फादरलैंड एंड ले सिटायन द सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो उनके यहां पे उनकी फादरलैंड है, मतलब जो पितृभूमि है जहां पे उनका बर्थ हुआ है, उनकी बात हो रही है। और ली सिटायन की बात हो रही है यहां पे, मतलब यहां पे जितने भी लोग सिटीजन होंगे उस फ्रांस कंट्री के, उन सबको इक्वल एक्सेस टू द राइट्स मिलना चाहिए। सभी के साथ जो राइट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहां पे किसी भी तरीके का किसी भी बेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये यहां पे दो पिलर्स पे हमें समझ में आता है, एक तो ली सिटायन और दूसरा ला पैट्रिया से। तो ला पैट्रिया का मतलब हो गया फादरलैंड और यहां पे ली सिटायन का मतलब हो गया यहां पे जो सिटीजंस है उनके राइट्स की बात करी गई। तो पहला फीचर क्या हो गया भाई, ला पैट्रिया एंड द ली सिटायन। सेकंड नंबर पर हम लोग जाते हैं, द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड। तो वहां के जो स्टेट जनरल थे उनका नाम चेंज करके अब बना दिया गया उसको नेशनल असेंबली। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो स्टेट जनरल है उसका नाम चेंज करके बना दिया गया यहां पे नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को अब इलेक्ट करेंगे कौन, एक्टिव सिटीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। सिटीजंस हु पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। बट यहां पे दूसरी एस्पेक्ट पे हम लोग अगर बात करें तो जो ये पैसिव सिटीजंस है वो कौन है, तो पैसिव सिटीजंस वो सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं होगा। पहली बात, वुमेन्स पैसिव सिटीजंस में आएंगे, छोटे बच्चे जो है वो पैसिव सिटीजंस में आएंगे। तो एक्टिव सिटीजन का मतलब सीधे सीधे वो लोग जो कि वेल्दियर हो, जिनके पास की अच्छा खासा पैसा हो, या जो सरकार को कम से कम 3 दिनों के मेहनताना के बराबर टैक्स देते हो, उसको हम लोग यहां पे दोस्तों कंसीडर करने वाले हैं एक्टिव सिटीजन। तो यहां पे ये समझ में आ गया भैया कि यहां पे जो स्टेट जनरल है उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली बना दिया गया। यहां पे इलेक्शन होगा मगर एक्टिव सिटीजनशिप जो है वो यहां पे वोट कर सकते हैं, बाकी कोई भी यहां पे वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि जो फ्रेंच फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया कौन से फ्लैग से, तो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग से इसको रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब यहां पे ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को लाया गया जिसके अंडर में ये सारे के सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन करेंगे अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम, अगेंस्ट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे ट्राई कलर का इस्तेमाल किया गया है और हमें पता है किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती थी जो कि हम लोग टॉपिक 1 में डिस्कस कर चुके हैं, एक तो फ्लैग और दूसरा हो गया नेशनल कॉस्ट्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशंस नाउ बिकम सुप्रीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नेशन के अंडर हम आएंगे। अब पहले तो राजा के अंडर में आते थे, अब हम लोग नेशन के अंडर में आएंगे क्योंकि नेशन हमारे लिए सब कुछ है, हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है और हमारे देशवासी हमारे लिए सब कुछ है। अब प्रेयर्स करने के लिए हिम्स वर कंपोज एंड ओथ वर टेकन ऑन द नेम ऑफ द नेशन। अब पहले क्या होता था, सारी चीजें राजा के नाम पे चलती थी, बट अब जो हिम्स है वो कंपोज करेगा और ओथ जो ली जाएगी वो नेशन के नाम पे ली जाएगी, ना कि राजा के नाम पे इसको लिया जाएगा। इट वाज रिगार्डेड एज द फादरलैंड, और कहीं ना कहीं अब नेशन को फादरलैंड मान लिया गया, मतलब ये हमारी जन्मभूमि है जहां पे हमारा जन्म हुआ है और ये देश हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेंट्रलाइज। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है जो कि डिसेंट्रलाइज होगा उसको अब सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब कि एक जगह उसको इकट्ठा कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल द सिटीजन। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे लोगों के लिए जो भी लॉ है वो एक जैसा माना जाएगा। तो यहां पे लोअर कैटेगरी का इंसान हो, अपर कैटेगरी का इंसान हो, रिच हो, पुअर हो, सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉस की बात करी गई, एक जैसे नियम और कानून की बात करी गई। यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये बोलता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अब यहां पे पूरे फ्रांस में एक जैसा वेट्स एंड मेजर सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा सर एली जो हुआ करता था एक कपड़े नापने का जो पैमाना हुआ करता था, न्यूरमबर्ग में कुछ और होगा, हैम्बर्ग में कुछ और होगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत सारी होती थी, इसीलिए यहां पे यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स को यहां पे ऑप्ट किया गया। साथ ही इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को जो है वो एबॉलिश किया गया। जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज देना पड़ती थी वो खत्म करी गई और यहां पे जो ड्यूज बचे हुए थे, मोनार्कियल ड्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, राजा के जो ड्यूज बचे थे उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया, मतलब एबॉलिश किया गया।
नेक्स्ट, द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन फ्रांस, और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज मान लिया गया पूरे फ्रांस में। अब पहले ऐसा भी हो सकता था कि जो रिच क्लास है वो अलग लैंग्वेज यूज कर रही है, जो सेकंड क्लास के लोग है वो अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये भी हो सकता था, एलाइट लैंग्वेज भी हो सकती थी और ये लोगों की लोकल लैंग्वेजेस भी हो सकती थी। बट यहां पे फ्रेंच लैंग्वेज को सभी जगह पे कंपलसरी कर दिया गया और सभी को कहा गया कि ये कॉमन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन और बाकी सारे काम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में किए जाएंगे। The revolutionary declared that their next motive is to help other people. Revolutionaries का सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोटो जो था वो ये था कि हम लोग दूसरों की मदद कैसे और कहां से कितनी ज्यादा कर सकते हैं। Other people of Europe to become nations. तो अब हम लोगों को समझ में आ गया फ्रांस के अलावा भी तो बहुत सारे नेशंस है जिनकी हमें मदद करनी है कहीं ना कहीं। चलिए, तो हम लोगों को ये यहाँ पे जो सीक्वेंस याद करवाया था आपने वो हमें याद है थोड़ा थोड़ा सा। USFGL सफायर, ठीक है सर। तो अब यहां पे ये फ्रांस की बात हो रही है, तो बाकी कंट्रीज, बाकी नेशंस का क्या, उनको भी तो बनना है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नेशन। तो इंडिपेंडेंट नेशन अगर उनको बनना है तो उसके लिए फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनता है और बाकी सारे लोग इससे सीखते हैं और फिर अल्टीमेटली सारे के सारे इंडिपेंडेंट नेशंस जो है वो यूरोप में बनना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रांस को हम लोग हब मानते हैं पूरे के पूरे रेवोल्यूशन का। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपैक्टेड द मिडिल क्लास। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है मिडिल क्लास पे। क्यों? क्योंकि वो रिच क्लास और पुअर क्लास तो एडजस्ट कर लेती है मगर बीच में सैंडविच बन जाता है किसका, मिडिल क्लास का। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है उसको जो फेस करना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ करना पड़ता है दोस्तों मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास इंक्लूडिंग, अब मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं सर, तो प्रोफेशनल्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं इन सेवरल कंट्रीज सच एज। अब यहाँ पे मिडिल क्लास जो जो लोग आए किस किस कंट्रीज के आए इस रेवोल्यूशन में उसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड, फिर हम लोग बात करते हैं हॉलैंड, फिर हम लोग बात करते हैं इटली और फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेल्जियम के। तो ये चारों कंट्री के नाम हमें याद रखना है जो मिडिल क्लास के, जिनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट झेलना पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ, वो थे स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इटली और बेल्जियम। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थ्रो ऑफ द मोनार्कीज। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये यहां से हट जाए और यहां पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आ जाए। तो कहां से ये सब चीजें हटाना चाहते थे मोनार्की, ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड, ये हो गया हॉलैंड, ये हो गया इटली और ये हो गया आपका यहां पे बेल्जियम। ठीक है भाई, तो याद रखना है भाई, ठीक है ना भाई। तो ये चार कंट्रीज के नाम जो है वो हम लोगों को क्लियरली याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो वांटेड थ्रो ऑफ द मोनार्कीज इन देयर कंट्रीज एंड बिकम नेशन। तो मोनार्की हटा के वो खुद चाहते थे कि हम लोग क्या बन जाए, एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। तो चार कंट्रियों के नाम याद रखना है भाई, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इटली और यहां पे हम लोग बात करते हैं बेल्जियम के। तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल क्या था और उसके फीचर्स क्या थे, ये दोस्तों हम लोग को यहां पे समझ में आ गए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। बट एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी जो है वो सारी बना दी गई है। तो आप इस डीपीपी को सॉल्व करें और टेलीग्राम पे इसको आंसर्स के साथ हमारे साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपका रेगुलरली वैल्यूएशन हो सके। इसीलिए डीपीपी आपके वैल्यूएशन की सही इंफॉर्मेशन आप तक के पहुंचाएगी। क्या समझ में आया, क्या डाउट है, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मगर उसके लिए करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।